Assalamualaikum class. Let's discuss what is market risk. Market risk is the possibility of an investor experiencing losses due to factors that affect the overall performance of financial market in which he or she is involved. जो भी इन्वेस्टर है वो इस मार्केट के अंदर ही सेल एंड परचेज कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने शेयर्स को। तो इस मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि इफेक्ट कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को, मीन्स जो एक्सपेक्टेड रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आती हैं ड्यू टू एनी फैक्टर अवेलेबल इन द मार्केट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज market risk. Clear? Market risk, also called systematic risk, cannot be eliminated through diversification, though it can be hedged against in other ways. मार्केट रिस्क एक ऐसा रिस्क है जिसको हम कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। और कम भी कैसे कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। लेकिन इस डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आप कम नहीं कर सकते, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से सपोर्ट करूं, लाइक आपने 4 कंपनीज के शेयर्स परचेज किए हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी एंड कंपनी डी। इन चारों की शेयर्स आपने परचेज किए हैं और इनके ओवरऑल में अगर बात करूं तो टोटल आपके पास 100% शेयर हैं। 20% आपके पास कंपनी ए के हैं, 30% कंपनी बी के हैं, बाकी 25 आपके पास कंपनी सी और डी के हैं। ओवरऑल टोटल शेयर्स आपके पास 100% है। अब जो 20% शेयर्स हैं आपके पास किसी कंपनी के, वो ज़्यादा रिस्की कंपनी है, उसके पास मतलब उनका रिटर्न है वो वेरिएट होता रहता है। लेकिन आपने जो कंपनी सी एंड डी रखा है 25%, आपको अच्छे से पता है उन दोनों कंपनीज का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है और उससे आपको जितना मतलब वो रिटर्न कह रहे हैं उतना का उतना पूरा का पूरा रिटर्न मिलेगा। अब ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट कि आप सिर्फ एक कंपनी जो 20% शेयर्स आपने जहाँ इन्वेस्ट किया वहां आपने 50 to 60 या 70% इन्वेस्ट किए तो वहां रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन क्या किया आपने कि एक एक या दो ऐसी कंपनीज थी जहां रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व था, आपने वहां इन्वेस्ट कर दिया, बट जो रिमेनिंग आपके पास पोर्शन था वो आपने दूसरी एंटिटीज में, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट किया और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपने वहां से रिटर्न ले लिया। तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इस डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आप मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेटेड नहीं कर सकते मार्केट रिस्क को। अब मार्केट का कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल ओवरऑल परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही होती है, आपने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न अज्यूम किया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंगली नहीं आता, दैट्स मीन यहाँ पे मार्केट का रिस्क इन्वॉल्व है। फर्दर आगे बात करते हैं, हाउ इज मार्केट रिस्क कैलकुलेटेड। एक मार्केट रिस्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? द मार्केट रिस्क प्रीमियम कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द रिस्क फ्री रेट from the expected equity market return, providing a quantitative measures of the extra return demanded by market participants for the increased risk. यहाँ पे बात आ रही है जहाँ पे रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है वो, और जहाँ से हमें एक्सपेक्टेड रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है। जो सी और डी कंपनीज है वो हमारी रिस्क फ्री कंपनीज है जो हमें रिस्क फ्री रिटर्न दे रहे हैं, जो इसमें 25% हमें पूरा मिलेगा। बाकी ये जो 20% कंपनी ए थी इसका हमें थोड़ा सा चांसेस है, फ्लक्चुएट हो सकती है, 15 to 18% पे जा सकती है। तो हमने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू इसको मैनेज कर लिया और हमने कोशिश की कि जितना मिनिमाइज हो सके हम उतना मिनिमाइज करें। क्लियर? आगे बात करते हैं, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ मार्केट रिस्क। एग्जांपल ऑफ मार्केट रिस्क आर चेंजेस इन इक्विटी प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट मूव्स और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके पास। इक्विटी की प्राइसेस चेंज हो गई, मार्केट प्राइस पर शेयर चेंज हो गया, उसकी वजह से आपने आपका जो शेयर प्राइस है वो चेंज हो गया। और इसके अलावा कमोडिटी प्राइस, जहां जहां आपने इन्वेस्ट किया, जिन जिन कमोडिटीज में अगर उनकी प्राइसेस में, क्योंकि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में फर्क आ गया तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में फर्क आ जाएगा, प्रॉफिट में फर्क आ जाएगा, वो अल्टीमेटली हमारे
रिटर्न्स में इफेक्ट लाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट कम और ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा और अल्टीमेटली हमारे रिटर्न्स पे इफेक्ट आएगा। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस की वजह से जो डॉलर का रेट इतना चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट कर सकती है और उसकी वजह से अल्टीमेटली इफेक्ट कहाँ आ रहा होता है आपकी रिटर्न्स पे। तो मार्केट में चेंजेस आई, मार्केट की वजह से प्राइस चेंज हुई, मार्केट की वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, मार्केट की वजह से आपके फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। तो जो मार्केट्स होती हैं लोकल मार्केट्स, नेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स, इन तीनों मार्केट्स में जब चेंज आता है तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे जरूर आता है। और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, हम उनके प्रॉफिट से कर रहे होते हैं। जब उतना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो हमें रिटर्न कैसे मिलेगा। गेट इट। फर्दर बात करते हैं, मार्केट रिस्क इज वन ऑफ द थ्री कोर रिस्क ऑल द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एंड होल्ड कैपिटल अगेंस्ट एंड अलोंगसाइड क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। मेनली मार्केट रिस्क जो इन्वॉल्व होता है वो थ्री मेन एरियाज में हो रहा होता है। और वो कौन कौन सी होती है, लाइक उनके कैपिटल पे आ रहा होता है, कैपिटल का रिस्क आ रहा होता है, उनके क्रेडिट से रिस्क इन्वॉल्व होता है और उनके ऑपरेशंस में। क्योंकि जहाँ से हमने लोन लिया है अगर वहाँ पे हमने डॉलर्स में लिया है तो डॉलर्स में जो फ्लक्चुएशन आई है तो हमारे क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है। अगर हमारे पास हमने जो कमोडिटी प्राइसेस चेंज हुई है, लाइक जो हमारा प्रोडक्ट था उसकी प्राइसेस मार्केट में चेंज हुई है तो हमारे पास ऑपरेशनल इफेक्ट आ रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क की। लिक्विडिटी रिस्क इज द रिस्क दैट अ कंपनी और अ बैंक मे बी अनेबल टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिमांड्स। लिक्विडिटी की बात हमने जब अब तक जब भी की है तो वही कहा है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे करनी है आपको। आपके पास करंट एसेट्स इतने होने चाहिए कि आपकी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें। और जब लिक्विडिटी रिस्क एक बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है दैट्स मीन कि आपके पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट फाइनेंशियल्स नहीं है, सफिशिएंट पैसे नहीं है। क्लियर। This usually occurs due to inability to convert a security or hard assets to cash without a loss of capital or a income in the process. इस लिक्विडिटी रिस्क सबसे पहले ये आता है कि सबसे पहले आपके पास इतने करंट एसेट्स होने चाहिए कि आप उसमें से अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें। फॉर इंस्टेंस आपके पास इतने करंट एसेट्स नहीं है कि करंट लायबिलिटीज को पे कर सके तो उस सिचुएशन में आप लॉन्ग टर्म एसेट्स से पैसे निकालते हैं। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स में आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई होंगी, कोई ऐसा एसेट होगा जो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है कि आप उनको सोल्ड आउट करके वहां से जो आपके पास रिकवरी हो रही है, प्रोसीड्स आ रहे हैं, उन प्रोसीड से आपने अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी सिक्योरिटीज, कुछ ऐसे हार्ड एसेट्स हैं जिनको आपने टाइमली कैश में कन्वर्ट नहीं किया, उसकी वजह से आपका लिक्विडिटी रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकते हैं। Why is liquidity risk important? एक बिजनेस के अंदर liquidity risk important क्यों होता है? Liquidity risk refers to how a bank's inability to meet its obligations, whether real or perceived, threaten its financial position or existence. We all very much know that liquidity risk हमारी short term obligations की वजह से होता है और इन short term obligations को ना पे करना means business के day to day activities, operational activities को इफेक्ट करना है। और जब operations activities इफेक्ट हो रही होती हैं तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट आपके लॉन्ग टर्म लोन्स पे आता है, आपके लॉन्ग टर्म आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे आता है, ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ और वैल्यू पे आ रहा होता है। क्लियर। It can affect the entire financial ecosystem and even the global economy. Regulatory bodies are doing their part to prevent another financial crisis in the future. ये पूरा जो लिक्विडिटी का रिस्क इन्वॉल्व है ये पूरा का पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल्स पे आ रहा होता है, न सिर्फ उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, बट अगर यही ऑर्गेनाइजेशन सारी सफर कर रही है तो ओवरऑल सेक्टर पे आ सकता है। और जब ये बात ओवरऑल सारे सेक्टर्स में होती है तो ओवरऑल इकोनॉमी पे इफेक्ट आ रहा होता है, ग्लोबल इकोनॉमी पे। और इधर अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी के बाद तो वो ग्लोबल इकोनॉमी पे भी इफेक्ट उसका आ रहा होता है। गेट इट।
हाउ डू यू सॉल्व लिक्विडिटी रिस्क? किस तरीके से आप कोशिश करते हो अपनी लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए? टू अवॉइड लिक्विडिटी रिस्क, बिजनेस ओनर्स और कंपनी अकाउंटेंट्स मस्ट कीप एन अप टू डेट बैलेंस शीट that includes accurate data on their current assets and liabilities. अब यहाँ पे हमें पूरा मेक श्योर रहना पड़ता है कि आपके पास बिजनेस में जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज शो हो रही हैं वो एक्यूरेटली शो हो रही हो, टाइमली बेसिस पे शो हो रही हो, अप टू डेट हो। ऐसा नहीं है कि पिछले 3 साल से 40% आपकी इन्वेंट्री शो हो रही है वो ऑब्सलीट, आउटडेटेड और डैमेज इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो बाज़ाहिर आपके पास नजर आ रहा होता है कि आपके पास करंट एसेट्स हैं, बट वो जो 40% आपकी इन्वेंट्री आउटडेटेड है, ऑब्सलीट है, डैमेज है, वो किसी यूज में नहीं आ रही है। तो बेहतर है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको एक्सपेंस आउट कर दो, ताकि एक क्लियर एंड एक्यूरेट पिक्चर शो हो रही हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने करंट एसेट्स हैं और इतनी करंट लाइबिलिटीज हैं लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। Current asset can include cash, stocks, investments, account receivable, and in some cases inventory. ओवरऑल करंट एसेट्स में ये चीजें शामिल हैं। हम बहुत पहली बार पढ़ चुके हैं, बहुत दफा हमें ये चीजें पता है कि किस किस तरीके से कैसे हमें करंट एसेट्स को मैनेज करना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने ये चीजें अच्छे से पढ़ी हैं कि किस तरीके से इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल्स और हमें हमारे कैश तीनों को प्रॉपरली मेंटेन करना है कि वो न एक्सेसिव हो न कम हो। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज ऑल अबाउट कि फॉरेन करेंसी में आप कोई भी एंटिटी ऐसी है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में शामिल है और वो एमएनसीज जो शामिल होती है वो उसमें वो डॉलर्स पे ज्यादातर ट्रांजैक्शन कर रही होती है। अगर डॉलर फ्लैक्चुएट हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज में आपके पास इश्यूज आ सकते हैं, रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। Foreign exchange risk refers to the losses that an international market transaction may occur due to currency fluctuations. Clear? डॉलर रेट अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसकी वजह से आपके पास पीछे जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वो इफेक्ट होती है और उसमें जो डिफरेंस आ रहा होता है, लेट सपोज आपका डॉलर बहुत हाई है इस वक्त, तो एज पर दैट डॉलर आपके पास चेंज में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, ज़्यादा अमाउंट की फ्लक्चुएशन आएगी और जहाँ ज़्यादा अमाउंट की फ्लक्चुएशन आएगी वहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व होगा। Foreign exchange risk can also affect investors who trade in international markets and businesses engaged in import and export of product or services to multiple countries. मैंने अभी आपसे बात की लाइक एमएनसीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अपना बिजनेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं और इस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे ये इंटरनेशनल मार्केट में ये रिस्क फेस करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनकी सारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज इंगेज्ड हैं और बिजनेस की ट्रांजैक्शंस इंगेज्ड हैं वो ट्रांजैक्शंस इफेक्ट हो रही होती हैं फ्लक्चुएशंस इन इंटरनेशनल करेंसी। अगर आप डॉलर में कर रहे हो, अगर आप दूसरी कंट्रीज में कर रहे हो तो दूसरी कंट्री की जो भी करेंसी है, अगर वो करेंसी आपकी कंट्री की करेंसी के साथ फ्लक्चुएट हो रही है तो दैट्स मीन जो भी डिफरेंस आ रहा है वो रिस्क इन्वॉल्व है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हाउ डू यू मिटिगेट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क? किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो? A company can avoid foreign exposure by only operating in its domestic market or transacting in local currency. सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है तो आप वही कोई ऐसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन ही ना करो, आप लोकली बिजनेस करो और वही नेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन करो, डोमेस्टिक लेवल पे ट्रांजैक्शन करो। बट बिजनेस तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपेंड तो करना है, ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ वहीं पे बिजनेस रखना है और इस रिस्क के डर से हम अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेंगे। बट वी हैव टू expand our business and we have to manage such risk. Clear? आगे बात करते हैं अदरवाइज इट मस्ट attempt to match the foreign currency receipts with outflows, build protection into commercial contracts and take out a financial instrument such as forward contracts. एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आप ट्रांजेक्शन करते हो, उसमें आप फ्लक्चुएशंस को फिक्स कर देते हो कि इन केस अगर फ्लक्चुएशन इन दोनों के बीच में रही, लाइक डॉलर अभी आपके पास 165-64 पे है
तो यहाँ पे अगर डॉलर का रेट 160 और 170 के बीच में रहता है, वो भले जितना भी मतलब ऊपर नीचे हो, अगर इसी के बीच में रहता है तो फिर हम ये ट्रांजैक्शन 165 पे ही करेंगे। ठीक, तो वो एवरेज अमाउंट निकाल देते हैं और एवरेज अमाउंट पे ही वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हो और इतना रिस्क लेते हो तो रिटर्न भी तो ज़्यादा होता है, तभी तो आप रिस्क ले रहे हो। तो हम उस कोशिश करते हैं उस रिस्क को मिटिगेट कर दें, मिनिमाइज कर दें और उसके बाद वो बिजनेस ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि जो हमें प्रॉफिट मिल रहा होगा डेफिनेटली वो प्रोडक्ट प्रॉफिट हमें उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा मिल रहा होगा उस रिस्क से, तभी तो हम इन्वॉल्व हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। गेट इट? यहाँ पे अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑपरेशनल रिस्क की। ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व ऑपरेशनल रिस्क इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडुकेट और फेल्ड प्रोसीजर्स, systems or policies. It includes employee error, system failure, fraud and other criminal activity. ऑपरेशनल रिस्क हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड करता है, डे टू डे एक्टिविटीज से इन्वॉल्व कर रहा होता है। और ये ऑपरेशनल रिस्क कहाँ इन्वॉल्व होता है? आपकी इन्वेंट्री में इन्वॉल्व होता है, आपके अकाउंट रिसीवेबल्स में इन्वॉल्व होता है, आपके पास सेल्स में। क्योंकि अगर बात मैं वन बाय वन करूँ, इन्वेंट्री के अंदर मतलब एम्प्लॉयज की कोशिश होती है कि इन्वेंट्री एक्सपेंसिव आए और बीच में हमारा मार्जिन हो। उनकी कोशिश होती है कि इन्वेंट्री जो आ रही है वो बिजनेस में आने के बाद चोरी हो जाए। उसके बाद उनकी रिपेयर एंड वो जो क्लेम करते हैं आपके पास कि डैमेज आर्टिकल्स आए हैं, वो डैमेज आर्टिकल्स जानबूझ के आ रहे हो ताकि आप उस पर क्लेम कर सको। तो ये इन्वॉल्व रिस्क है, बिल्ट इन रिस्क इन्वॉल्व है। अगर अकाउंट रिसीवेबल्स है तो एक आपके पास फेक कस्टमर्स के हिसाब से आपके पास ट्रांजैक्शन हो रही है और वो आपकी बिजनेस के ऑपरेशंस में रिस्क क्रिएट किया जा रहा है। और इसके अलावा इन्वेंट्री पे हम परचेज कर रहे हैं तो हमने पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट सामने रिसीव नहीं हुई, तो ये भी एक रिस्क इसमें अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो सकती है और किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि कहते हैं अमल का दारोमदार नियतों पे है। तो अगर कोई बंदा उतर आए कि उसको फ्रॉड करना है तो सिवा उस बंदे के उसको कोई रोक नहीं सकता कि वो फ्रॉड करने से। तो बिजनेस में ये बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं, बिल्कुल एक प्रॉपर गैम्बलिंग के थ्रू होते हैं। और इसके अलावा जो छोटे छोटे फ्रॉड्स होते हैं तो वो भी इस लेवल पे होते हैं कि आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दो चार लोग उसमें मिले हुए होते हैं। तो वहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं होती हैं, उसकी वजह से आपको वो रिस्क आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ ऑपरेशनल एक्टिविटीज इफेक्ट हो रही हैं जिसकी वजह से ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व है। एनी इवेंट दैट डिस्टर्ब्स बिजनेस प्रोसेसेस, पूरा जो ऑपरेशनल प्रोसेस चल रहा है कि फिनिश गुड्स आती हैं, वो आपके पास रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है, देन वो फिनिश गुड्स बनती है, फिनिश गुड्स आपके वेयर हाउस से आपके ऑफिस में आती है, ऑफिस से आपके पास सेल जनरेट होती है, सेल से आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स क्रिएट हुआ, वहां से आपके पास रिकवरी हुई, कैश रिसीव हुआ, कैश से आपने दोबारा रॉ मटेरियल परचेज किया। तो ये पूरा बिजनेस ऑपरेशन जो आपका साइकिल बन रहा होता है, इस साइकिल के अंदर कोई भी ऐसा इवेंट जो इसको डिस्टर्ब करे वो आपका ऑपरेशनल रिस्क में इंक्लूड होता है। Operational risk examples. Operational risks are potential source of losses as a result of personnel, procedures, system and external events. किसी भी वजह से आपका ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट हो सकता है बिजनेस के अंदर। ऑपरेशनल रिस्क अराइज फ्रॉम न्यूमरस एरियाज विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंपनी। ये एक ऐसी चीज है जो विद इन और आउटसाइड दोनों होती है, क्योंकि विद इन अगर आपके पास कोई ऐसा एम्प्लॉय जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी से मिला हुआ है तो उसकी वजह से आपका बिजनेस अल्टीमेटली रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क फेस कर रहा होता है। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल बेस्ड ऑपरेशन रिस्क इंक्लूड पुअरली ट्रेन्ड एम्प्लॉयज, लॉस ऑफ अ की एम्प्लॉय। या तो सबसे पहले लोग काम ही ना करें, जब लोग काम ही नहीं करेंगे तो ऑपरेशनल लेवल पे चीजें इफेक्ट तो होंगी, क्योंकि जो आपने टारगेट बनाया है कि आपके पास इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, जब तक आपके पास लोग काम ही नहीं करेंगे, उन ट्रेंड ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है काम करना कैसे है, तो वो एम्प्लॉयज की वजह से हमारे बिजनेस ऑपरेशंस इफेक्ट हो रहे होते हैं। या फिर फॉर द टाइम बीइंग हमारा लॉस ऑफ अ की एम्प्लॉय, कोई ऐसा हमारा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट एम्प्लॉय था जिसने हमारा बिजनेस फॉर एनी ऑफ द रीजन छोड़ दिया या छूट गया, वट एवर द रीजन,
तो वहां पे उसकी वजह से बिजनेस ऑपरेशंस काफी हद तक इफेक्ट हुए कि बिजनेस कैसे कैरी ऑन करना है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं कॉजेज ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस के अंदर ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व होता है। बिजनेस इंटरप्शन, सबसे पहले बिजनेस के अंदर इंटरप्शंस हो। इंटरप्शंस अब विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। देन एरर्स और ओमिशंस बाय एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज ने मतलब अकाउंटिंग जब बुक्स बनती हैं तो आपको प्रॉपरली देखना पड़ता है, कोई ह्यूमन एरर की वजह से, कैलकुलेशंस की वजह से, मेथड्स की वजह से कोई भी मिस्टेक ना हो। कॉन्ट्रा चेक किया जाता है क्योंकि हमें पता है एंट्री अगर हम अकाउंटिंग एंट्री अगर हम आगे पीछे पोस्ट कर दें या डबल डेबिट कर दें या डबल क्रेडिट कर दें तो उस एंट्री की वजह से हमारा बिजनेस सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होता है। तो कोई भी ह्यूमन एरर हो रहा है तो उस ह्यूमन एरर को दोबारा से रेक्टिफाइड करके चेक किया जाए, अलर्टली काम किया जाए। देन प्रोडक्ट फेल्यूर, आपका प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया मार्केट में, वो फेल हो गया तो उसकी वजह से आपकी पूरी ऑपरेशनल एक्टिविटीज इफेक्ट हुई थी। तो उस प्रोडक्ट की वजह से आपने पीछे मशीनरी परचेज की थी, स्किल एम्प्लॉयज परचेज किए थे, सफिशिएंट रॉ मटेरियल परचेज करके रखा था, तो ओवरऑल आपके बिजनेस में इफेक्ट हुई है चीजें। हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, कुछ एम्प्लॉयज हैं उनके पास सेफ्टी इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। आपके जो प्रोडक्ट आप रन कर रहे हो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उससे जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो हैजर्ड्स है, आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। देन अल्टीमेटली आपका ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व है। फेल्यूर ऑफ आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर उसमें फेल्यूर आ रहा है तो आपकी ऑपरेशंस इफेक्ट हो रही है। फ्रॉड इन्वॉल्व है, लॉस ऑफ की एम्प्लॉय, लिटिगेशंस, लॉस ऑफ सप्लाईज। अब लिटिगेशंस की बात मैं यहाँ पे करूँ कि आपके कोई लीगल केसेस चल रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फेवर में होंगे, कुछ अगेंस्ट में होंगे, तो उसकी वजह से काफी आपके पास फोकस नहीं कर पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो, और वो एक्सेसिव लॉस हो रहा है ड्यू टू लिटिगेशंस, क्योंकि लिटिगेशंस की वजह से बिजनेस की गुडविल पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है, क्योंकि अब आपके कस्टमर्स जैसे पहले प्रोडक्ट परचेज करते थे वैसे ना करें। क्लियर? तो उसकी वजह से आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है। देन लॉस ऑफ सप्लायर्स, आप जिन सप्लायर से अपना रॉ मटेरियल परचेज करते थे, इन्वेंट्री परचेज करते थे, अगर वो सप्लायर्स आपको इन्वेंट्री ना दें, देन इस सिचुएशन में आपके बिजनेस सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होता है। वाई ऑपरेशनल रिस्क इज इम्पोर्टेंट, क्यों ऑपरेशनल रिस्क हम देखते हैं इम्पोर्टेंट है। बेटर, मोर इफेक्टिव एंड मोर रिलायबल ऑपरेशंस, बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव ऑपरेशंस होने चाहिए, इसकी वजह से रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिडक्शन इन लॉसेस फॉर डैमेजेस, थ्रेट्स, इलीगल एक्टिविटीज एंड एक्सप्लॉइट्स, हमने देखा कि बार बार लॉसेस हो रहे हैं, बार बार थ्रेट्स हैं बिजनेस को, इलीगल एक्टिविटीज की जाती हैं, उससे वजह से काम नहीं हो पाता, काम पे फोकस नहीं हो पाता, तो अल्टीमेटली आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व है। लोअर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, उसकी वजह से पेनल्टी पड़ रही है बिजनेस पे, और पेनल्टी एक फाइनेंशियल लॉस है, और जो कि अल्टीमेटली एक ऑपरेशनल लॉस की वजह से फाइनेंशियल लॉस क्रिएट हो रहा है। रिडक्शन इन फ्यूचर पोटेंशियल डैमेजेस, हमें ऑपरेशनल रिस्क को देखना पड़ता है ताकि फ्यूचर में किसी भी किस्म का कोई भी लॉस ना हो, कोई भी पेनल्टी चार्ज ना हो, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बिजनेस में ऑपरेशन इफेक्ट हो, एफिशिएंसी इफेक्ट हो, और बिजनेस की इफेक्टिवनेस पे कोई सवाल आए। अब हम बात करते हैं रिटर्न की।